नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बात कैसरगंज की। कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कैसरगंज सीट भी उसमें शामिल है। अभी तक प्रत्याशी का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से अभी मौजूदा सांसद है। बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर संकट लगातार मंडरा रहा है। इस बार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों के ऐलान कर दिए हैं। सिर्फ 2 सीटें बच गई हैं, जिसमें केसरगंज और रायबरेली सीट शामिल है। दोनों ही सीटों पर अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को फिर से टिकट देगी या अब की बार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया जाएगा। तो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर संकट लगातार मंडरा रहा है और सवाल यही कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का अब की बार टिकट कट सकता है। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, बीजेपी 75 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बजाय 2 सीटों पर अभी नामों का ऐलान रह गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए कैसरगंज सीट की, तो अभी तक सस्पेंस बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह पर ही फिर से दांव खेला जाएगा या बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा। जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने कई सीटों पर मतलब कहा जा सकता है कि ज्यादातर सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। लेकिन कैसरगंज सीट की बात करें तो यहाँ पर बृजभूषण जिस तरह से अभी आधार में लटके हुए हैं और यह दावा भी किया जा रहा था कि बृजभूषण की तरफ से कि उनका टिकट कटेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बड़बोलापन किया और उसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट अभी तक होल्ड रखा है। तो अभी यह कहा जा सकता है कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि बीजेपी जल्द ही कैसरगंज सीट पर उनको उतार सकती है। लेकिन जो उनका बड़बोलापन था उसका शायद बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इससे पहले हमने देखा था किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह विवादों में रहे थे। महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिसके बाद काफी चर्चाओं में रहे, काफी विवादों से घिरे रहे। और अब यही वजह क्या मानी जाए कि बीजेपी थोड़ा समय ले रही है, क्योंकि बाकी जो 73 सीटें हैं सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। एक केसरगंज और दूसरी रायबरेली, इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समय ले रही है। अगर बात करें बृजभूषण की, तो बृजभूषण महिला पहलवानों को लेकर काफी विवादों में रहे और उसके बाद जब उन पर कार्रवाई की तलवार लटकी रही तो इस दौरान उनके कई बड़बोलेपन सामने आए। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो सांसद बीजेपी का रहा बड़बोलापन किया, उसके साथ बीजेपी ने बड़े ही होशियारी के साथ उससे निपटी भी। अगर वरुण गांधी की बात करें तो वरुण गांधी भी लगातार बड़बोलापन कर रहे थे और वह लगातार सरकार के खिलाफ मुखर भी हो रहे थे। तो यहाँ भी वरुण गांधी की तरह अभी तक हो रखा, हालांकि वरुण गांधी का पत्ता कट गया है, लेकिन अभी बृजभूषण के टिकट पर संशय बरकरार है। और वहीं रायबरेली की बात करें तो रायबरेली पर अभी कांग्रेस ने नहीं पत्ते खोले हैं और यही वजह माना जा रहा है कि बीजेपी ने भी अभी यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा। और सूत्रों का यह दावा है कि मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक है, उनको बीजेपी यहाँ से प्रत्याशी उतारना चाह रही है। लेकिन जिस तरह से रायबरेली सीट पर भी पेट फंसा हुआ है, अब पत्ते कौन पहले खोलता है, क्योंकि आज जिस तरह से राहुल गांधी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया। यह माना जा रहा है कि रायबरेली और कैसरगंज की सीट पूरी तरह से आधार में लटकी हुई है
और जी। बीजेपी है, बीजेपी जो है बड़े इत्मीनान से काम करती है, क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा है कि, और दावा भी किया जा रहा है कि 400 पार, लेकिन कहीं न कहीं सांसद बृजभूषण सिंह विवादों के घेरे में रहे। मोहम्मद आसिफ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने अचानक लिए हुए सरप्राइजिंग फैसलों के लिए, निर्णयों के लिए जानी जाती है। क्या माना जाए, जिस तरह से समय लिया जा रहा है, क्या हो सकता है कि बीजेपी कुछ रणनीति जो है बना रही है? और यह भी माना जाए कि जिस तरह से फूक फूक कर भारतीय जनता पार्टी कदम रख रही है, कैसरगंज और रायबरेली में अभी पत्ते नहीं खोले हैं, तो कुछ रणनीति जो है जरूर भारतीय जनता पार्टी बना रही होगी। जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से रायबरेली और कैसरगंज की सीट की बात करो तो दोनों जगहों पे पेच फंसा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं रायबरेली में, और अगर बात करें कैसरगंज की सीट पर तो यहाँ पर बड़बोलापन सामने आया हुआ है। तो इससे यह कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी मंथन कर रही है, और दोनों सीटों पर जो हाईकमान है, बीजेपी की हाईकमान है, कोर कमेटी है, वह पूरी तरह से मंथन भी कर रही है। और हालांकि अब चुनाव जो है पूरी उफान पर आ गया है। अगर ऐसे में टिकट बृजभूषण सिंह का कटा तो कौन उनके स्थान पर प्रत्याशी उतरता है, या फिर बृजभूषण को का टिकट पक्का होता है तो उनके पास प्रचार का भी समय नहीं रहेगा। लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि जो बीजेपी की दिल्ली में मीटिंग होनी है कोर कमेटी की, उसमें जल्द ही दोनों यानी कि रायबरेली और कैसरगंज सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल मनोज पांडे और कैसरगंज पे बृजभूषण का नाम आगे चल रहा है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, बृजभूषण को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। इसके लिए इंतजार करना होगा कि आखिर कब भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते कैसरगंज और रायबरेली को लेकर खोलती है, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी से जब अमेठी छोड़ वायनाड से चुनाव लड़ने का सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसा और इसे बीजेपी वाला सवाल बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुझे अंदाजा हो जाता है कि कुछ सवाल बीजेपी वाले होंगे, लेकिन मैं उन सवालों के जवाब भी देने के लिए तैयार हूं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कांग्रेस भी अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोल पाई है, प्रत्याशियों के नामों के ऐलान नहीं कर पाई है, वहीं आज जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गाजियाबाद से हुंकार भरी, किस तरह से देखा जाए? और जब पूछा गया अमेठी को लेकर सवाल तो राहुल गांधी ने गोलमोल जवाब दे दिया। जी बिल्कुल, यह बता दूं कि आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गाजियाबाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वह बीजेपी के सवालों से पूरी तरह तैयार है। उनका साफ तौर पर इशारा था कि पत्रकारों द्वारा उनसे बीजेपी के पक्ष में सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर उनका इशारा यह भी था कि बीजेपी ने जो सवाल बताया होगा पत्रकारों को, वह सवाल उनके सामने आ सकता है। और आज जब उनसे यह पूछा गया कि रायबरेली और अमेठी की सीट पर अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किए गए, तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया और सीधे तौर पर यह कह दिया कि यह बीजेपी का सवाल है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यह सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें रायबरेली और अमेठी की, तो दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। ये इसी सीट पर माफ कीजिएगा, राजीव गांधी की जो कर्मभूमि कहा जाता है अमेठी, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया था राजीव गांधी ने। और इसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी कई बार यहाँ से चुनाव भी जीते, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव लड़ी और अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से प्रचार प्रसार की बात की जाए, राहुल गांधी ने काफी ज्यादा दूरी बनाते हुए वो दिखे उत्तर प्रदेश से। आखिर दूरी की वजह क्या? एक भी जनसभा नहीं, एक भी रैली नहीं, और
आज की बात की जाए तो प्रियंका गांधी आई सहारनपुर में, लेकिन आपको नहीं लगता कि काफी वक्त लगा दिया सिर्फ एक रैली प्रियंका गांधी की? आखिर वजह क्या कि गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश से इतनी दूरी बना ली? क्या माना जाए, क्या अमेठी में हार का डर? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से अगर पिछले चुनाव की बात करें तो यूपी में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और स्मृति ईरानी लगातार चुनाव मैदान में डटी हुई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो यूपी में कांग्रेस बीजेपी के भंवर में पूरी तरह से डूबती नजर आ रही है और शायद यही डर है राहुल गांधी को कि वह वायनाड सीट पर प्रत्याशी बन गए हैं, उन्हें घोषित किया गया है। और रायबरेली सीट को सोनिया गांधी की सीट माना जाता था, उनका गढ़ माना जाता था, लेकिन वो अभी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है। तो यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी सीट गढ़ मानी जाती थी, यहाँ पर अब कोई प्रत्याशी उतार नहीं रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस का गढ़, गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था। ऐसे में एक तरफ जहां गांधी परिवार ने दूरी बना दी है उत्तर प्रदेश से, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेठी पर या फिर रायबरेली पर पत्ते खोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात रांची की। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट पर एक्शन हुआ है। विनोद कुमार सिंह से जुड़े मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। डीसी सीओ ऑफिस से लेकर nic.in के अधिकारी इसमें शामिल हैं। अधिकारियों कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया गया था। साठगांठ से जमीन के कागजातों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। फर्जी दस्तावेजों को ओरिजिनल रिकॉर्ड में तब्दील किया गया है, ऐसा भी कहना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, अगर बात की जाए हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट पर भी अब एक्शन होगा, सीबीआई अब मामले की जांच करेगी, क्या जानकारी इसको लेकर? जमीन घोटाले के मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह जो हैं अभी वो जेल में बंद है और इस पर ईडी की कार्रवाई पर चल रही है इन पर। और जो ईडी को जो दस्तावेज मिले, जो सबूत मिले हैं, उसमें ये बस इस बात का ये जिक्र किया गया है कि इसमें जो NIC है, जो भूमि सुधार विभाग की जो जमीन से संबंधित सारे दस्तावेज या रिकॉर्ड संग्रहित किए जाते हैं, वैसे में इसमें छेड़छाड़ की गई है। तो ये इस जांच की जो है अब ये ईडी अब सीबीआई को जांच करने के लिए ये अनुशंसा की गई है ताकि जो छेड़छाड़ की गई है उसमें सही तरीके से पता चल कि किन किन रिकॉर्डों पर ये छेड़छाड़ हुई, क्योंकि ये जमीन का मामला बड़ा धीरे धीरे जो है वो बड़ा होता जा रहा है। इसकी दायरे काफी बढ़ते जा रही हैं। आपने देखा कि कल भी जमीन को लेकर के जो ईडी ने 13 घंटे पूछताछ करने के बाद चारों आरोपी अंकित तिर्की जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं और समेत कई 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो अब इस प्रकार देख रहे हैं कि जो भी ईडी की जांच हो रही है और उस जांच के दायरे में तमाम अधिकारी से लोग कर्मचारी से लेकर तमाम लोग जो इससे सफेद जिस तरह से इस पूरे जमीन घोटाले मामले की बात करें तो पहले हमने देखा किस तरह से हेमंत सोरेन पर इसका शिकंजा गया, और अब क्या माना जाए, रडार आगे क्या कितना फैल रहा है और कौन कौन इसके निशाने पर? अगर ये इस मामले को लेकर के सीबीआई अगर जांच करती है तो निश्चित रूप से ये आप मान लें रिया की कई अधिकारी यानी सीओ से लेकर के तमाम कर्मचारी इसमें नपे जाएंगे और वो ईडी के रडार या सीबीआई के रडार पे रहेंगे। अजय, साथ ही जिस तरह से आपने कहा डीसी सीओ कई सारे जो अफसर हैं वो इस रडार में आ सकते हैं, मिली भगत का उनके ऊपर आरोप है, क्या माना जाए आगे आने वाले समय में कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई? निश्चित रूप से जो सीबीआई अगर उसको इस मामले को टेक ओवर लेती है तो निश्चित रूप से जो जमीन से छेड़छाड़ की गई है इन तमाम को हैंडलिंग जो की जो ये होता है सीओ और तमाम जो समराधिकारता या फिर डीसी जो उनके देख रेख में सारे कार्य होते हैं, तो निश्चित रूप से उन पर भी कई सवाल खड़े होंगे और वो भी ईडी के जहाज में होंगे। बिल्कुल अजय, इस मामले में जांच सक्रिय होते हुए दिख रही है। अब सीबीआई के हाथों जांच है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम का दौरा किया। सुबह असम में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, जहां उनका सूर्य तिलक हुआ। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से भी जय श्री राम के जयकारे लगवाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उसका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। और इसलिए मोदी ने तय किया है कि आप जो मेरे भाई बहन हैं, जो 50 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करते हैं, अब मोदी ने तय किया है, मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी बीमारी, उनके इलाज की चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा। इन बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। लोग भले दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे। वहीं पीडीएम मोर्चा ने बरेली का प्रत्याशी बदल दिया है। मोर्चा ने बरेली लोकसभा सीट से रियासत यार खां को पीडीएम का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रियासत एआईएमआईएम कोटे से अपना दल कामेरावादी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले मोर्चा ने बरेली से सुभाष पटेल को प्रत्याशी घोषित किया था। इससे पहले अपना दल कामेरावादी और एआईएमआईएम के पीडीएम मोर्चा ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी।
खबर कन्नौज से है, जहां सपा से इस्तीफा देने के बाद संजू कटियार मीडिया से मिले। बता दें कि अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए संजू कटियार का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि जहां नेता का भरोसा उठ जाए वहां रहना ठीक नहीं, और कहा कि समर्थकों से राय लेने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी में हमने बहुत लंबे समय तक काम किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से प्रभावित होकर हम लोग पार्टी में रहे और पार्टी में लंबे समय तक काम करते रहे। अभी इधर कुछ समय से लगभग 1-1.5 साल से कुछ ऐसी गतिविधियां बनी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा हम ये देख रहे थे, दिन पर दिन हमसे विश्वास उनका उठता जा रहा था, और जब नेता का विश्वास ना हो तो मुझे लगता वहाँ काम करना उचित नहीं होता है। इसलिए मैंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। राजनीति हमारा धर्म है, कर्म भी है, और मैंने जब से बचपन से होश संभाला है, राजनीति की, छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किया है। आज भी राजनीति कर रहा हूं और आगे जब तक जीवन है खबर फतेहपुर से है, जहां बेकाबू कार अनियंत्रित होकर टांगे से टकरा गई, जिससे कार में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा फतेहपुर मार्ग पर हुसैनगंज थाने के बाबूगंज के पास का बताया जा रहा है। खबर पीलीभीत से है, जहां दहेज को लेकर दरवाजे से बारात लौट गई। बता दें कि युवक और उसके परिवार वालों ने लड़की वालों से ज्यादा दहेज की मांग करके बुलेट और 2 लाख रुपए की मांग करने लगे, जिसके बाद लड़की वालों ने लड़के वालों के साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट का माहौल हो गया। मामला पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव ढका जमीन का बताया जा रहा है। रायबरेली की एनटीपीसी ऊंचाहार परियोजना की 3 यूनिट ठप हो गई है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते 3 यूनिट ठप हो गई, जिसके चलते एनटीपीसी ऊंचाहार की 1, 2 और 6 नंबर यूनिट को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर प्रबंधन का कहना है कि यूनिट को रूटीन मेंटेनेंस के बाद बंद किया गया है। बता दें कि एनटीपीसी में 210 मेगावाट की 5 और 500 मेगावाट की 1 यूनिट समेत कुल 6 यूनिट स्थापित हैं, जिसमें 1550 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। खबर हरदोई से है, जहां पूर्व ग्राम प्रधान रामराज सिंह के घर अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। बता दें कि चोरों ने घर से नकदी समेत सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पूर्व प्रधान रामराज ने पुलिस को तहरीर दी। तभी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में वो जुट गई। मामला बिलग्राम थाना क्षेत्र के बेहटा बुजुर्ग गांव का बताया जा रहा है। वही खबर गोंडा से है, जहां पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े सेल्समैन से मारपीट की गई। बता दें कि पंप पर तेल भराने आए लोगों ने मारपीट की। मारपीट करने वालों पर लूट का भी आरोप है। वहीं मारपीट की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी से मामले की जांच में जुट गई है। मामला उमरी बेगमगंज के आदमपुर पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस और इनामी गौकश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौकश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। तभी पुलिस ने घायल गौकश को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को घायल गौकश के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। मामला टप्पल थाना इलाके के जटारी पिसावा रोड भट्टा के सामने का बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से आ रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, किंतु वह व्यक्ति तेजी से गाड़ी लेकर भागा, जिसका पीछा करते हुए थाना पिसावा को भी सूचित किया गया। अपने आप को दोनों तरफ से गिरता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी उसरे रसूलपुर के कच्चे रोड पर मोड़ दी, जहां पे वो अनियंत्रित होकर के गिर पड़ा। पुलिस बल द्वारा पकड़ने के लिए आगे बढ़ने पर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर कर दिया, जिससे पुलिस बल बाल बचा तथा पुलिस बल द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में वह व्यक्ति घायल हो गया। इसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अकबर पुत्र बख्शी निवासी बुलंदशहर तथा गोंडा थाने से वांछित व 20,000 का इनामिया बताया, जिसे चिकित्सीय उपचार हेतु तत्काल अस्पताल रवाना किया गया,
तथा फील्ड यूनिट को सूचना की गई। घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।